नमस्ते, मैं अर्शिता कुमारी, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन्स वाराणसी, राजनीतिक विज्ञान विभाग एमए द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन के विशेष संदर्भ में क्षेत्रीय सहयोग। क्षेत्रीय सहयोग क्या होता है? जब एक ही क्षेत्र के देश आपस में मिलकर आर्थिक, राजनीतिक या सुरक्षा जैसे मुद्दों पर एक दूसरे की मदद करते हैं तो उसे क्षेत्रीय सहयोग कहते हैं। जैसे आसियान एक ऐसा ही समूह है। यह कब और क्यों शुरू हुआ? तो इसकी शुरुआत 1960 के दशक में हुई, सबसे पहले लैटिन अमेरिका में, फिर 1970 के दशक में जब दुनिया में तेल संकट आया तो गरीब और विकासशील देशों की हालत और ख़राब हो गई। तब उन्हें लगा कि अकेले कुछ नहीं हो सकता, साथ मिलकर ही आगे बढ़ सकते हैं। अब फिर हम कहेंगे कि क्षेत्रीय सहयोग की ज़रूरत क्यों थी। दुनिया के अमीर देशों का दबदबा बढ़ रहा था और वे केवल अपने फ़ायदे की सोचते थे। इसे ही संरक्षणवाद कहते हैं। इस वजह से गरीब देशों को लगा कि उन्हें भी मिलकर अपनी ताकत बढ़ानी होगी ताकि वे भी अपनी बात दुनिया में कह सकें। मुख्य बात यह है कि क्षेत्रीय सहयोग सिर्फ पैसे या व्यापार की बात नहीं है, इसमें राजनीति, सुरक्षा और इतिहास भी जुड़ा होता है। आसियान जैसे संगठन इस बात का अच्छा उदाहरण है कि कैसे देश आपस में मिलकर तरक्की कर सकते हैं। अब हम देखेंगे दक्षिण पूर्व एशिया और क्षेत्रीय सहयोग। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब दक्षिण पूर्व एशिया के देश स्वतंत्र हो रहे थे। इन देशों में मिलकर काम करने का विचार तो आया, लेकिन उस समय बहुत संघर्ष था, डर था, देशों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं था और कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं था कि वे क्यों साथ आए। क्योंकि शुरुआत में बने संगठन अलग अलग मकसदों से बनाए गए थे। कुछ संगठनों का मकसद अमेरिका का चीन के बढ़ते असर को रोकना था, न कि एशियाई देश की मदद करना। जैसे सीटो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका के प्रभाव से बना। इन संगठनों में स्थानीय देशों का ज़्यादा नियंत्रण नहीं था। स्थानीय संगठन भी बने, जैसे एएसए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, माफिलिंडो, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया का गठजोड़, और बाद में आसियान बना, जो सबसे सफल संगठन माना जाता है। आज की स्थिति क्या है आसियान की? तो आज आसियान को एक मजबूत और सफल संगठन माना जाता है। बाकी कई संगठन जो तीसरी दुनिया में बने, वे इतने प्रभावशाली नहीं हो पाए, और ना राजनीति में न ही अर्थव्यवस्था में। दक्षिण पूर्व एशिया का संगठन एएसए। एएसए क्या था? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया दक्षिण पूर्व एशिया का पहला ऐसा संगठन था जिसका कोई राजनीतिक या सैन्य उद्देश्य नहीं था। अगर हम बात करें कि इसका मकसद क्या था, तो देश के बीच शांति और सहयोग को बढ़ाना। यह संगठन 31 जुलाई 1961 को बैंकॉक घोषणा के बाद बना। इसे बनाने का मुख्य विचार मलाया के प्रधानमंत्री तुक अब्दुल रहमान का था, जिसमें 3 देश शामिल थे, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य आर्थिक सहयोग, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग, विज्ञान और प्रशासन में सहयोग करना था। इसके साथ ही राजनीति में शांति बनाए रखना था। अगर हम कहें कि यह खास क्यों था, तो यह संगठन इसलिए खास था क्योंकि यह पूरी तरीके से एशियाई देशों द्वारा बनाया गया था। इसमें किसी बाहरी देश जैसे अमेरिका या सोवियत संघ का कोई दखल नहीं था। तो फिर ये कमज़ोर क्यों पड़ गया? इसके पीछे भी कारण थे, जैसे कि मलेशिया के संघ बनने पर विवाद। जब मलेशिया बना तो उसमें सिंगापुर, सारावाक और उत्तर बोर्निया को भी शामिल किया गया, जिसका विरोध फिलीपींस ने किया। उसने कहा कि सबा तो उसका हिस्सा है। अब इससे ये हुआ कि मलेशिया का संघ तो बन गया, लेकिन इस वजह से फिलीपींस नाराज हो गया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो ने भी इसका विरोध किया और मलेशिया से संघर्ष की नीति अपनाई। नतीजा यह हुआ कि इन देशों के बीच आपसी झगड़े और अविश्वास बढ़ गया। थाईलैंड और फिलीपींस के अमेरिका के करीबी रिश्तों की वजह से इंडोनेशिया और मलेशिया और दूर हो गए, और आखिरकार यह संकट टिक नहीं पाया और धीरे धीरे ख़त्म हो गया। मैफिलिंडो क्या था? यह एक छोटा क्षेत्रीय संगठन था जिसमें सिर्फ 3 देश थे, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया। इसका उद्देश्य मलय नस्ल वाले देशों को एक साथ लाना था, यानी जिन देशों में मलय आबादी ज़्यादा है उन्हें एकजुट करना। इनका एक राजनीतिक उद्देश्य थे, लेकिन इसमें सैन्य और आर्थिक सहयोग पर ज़्यादा जोर नहीं था। अब हम बात करते हैं कि यह क्यों बना। तो 1963 में मलेशिया के बनने से कुछ देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। उस तनाव को शांत करने के लिए मैफिलिंडो का गठन हुआ।
मनीला में इन तीनों देशों के विदेश मंत्री मिले और मलय राष्ट्र की एकता की बात की। फिर मैफिलिंडो क्यों फेल हो गया? तो इसकी दो बड़ी कमजोरियां थी। पहला कि सिर्फ मलय देश तक सीमित था, और दूसरा कि सबाह विवाद। सबाह विवाद मतलब कि फिलीपींस और मलेशिया के बीच सबाह एक क्षेत्र को लेकर झगड़ा था, और यह झगड़ा हल नहीं हुआ, जिससे आपसी तनाव बना रहा। नतीजा यह हुआ कि 16 सितंबर 1963 को यह संगठन समाप्त हो गया। यह बहुत कम समय तक ही चला। इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद मैफिलिंडो के ख़त्म होने के बाद भी इन देशों के बीच अविश्वास और शक बना रहा। लेकिन बाद में इन देशों ने समझा कि सिर्फ झगड़े से कुछ नहीं होगा और मिलकर काम करने की ज़रूरत है। इस सोच को साथ आगे चलकर आसियान संगठन बना, जो ज़्यादा मजबूत और सफल रहा। आसियान क्या है, यह क्यों बना? अब हम इसकी बात करते हैं। जब आसियान बनाने की योजना बन रही थी, उस समय यह क्षेत्र दो भागों में बटा हुआ था। पहला भाग था लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये साम्यवादी देश थे। दूसरा भाग थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ये साम्यवाद के खिलाफ थे और अमेरिका के साथ थे। 1960 के दशक में अमेरिका ने साम्यवाद को रोकने के लिए हिंदी चीनी क्षेत्र में दखल देना शुरू किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। अब हम बात करते हैं कि आसियान का गठन क्यों हुआ। तो इसके पीछे कारण था साम्यवाद का डर। अमेरिका की रणनीति के कारण थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस ने मिलकर 1967 में आसियान बनाया। इसका उद्देश्य था कि ये देश एकजुट होकर खुद को सुरक्षित रखें। शुरुआत में देखा जाए तो इसमें वियतनाम, लाओस, कंबोडिया नहीं जुड़े। ये देश आसियान को साम्यवादी विरोधी और अमेरिका समर्थक मानकर इससे दूरी बनाए रखी। फिर 1973 में आसियान देशों ने कहा कि बाकी दक्षिण पूर्व एशियाई देश भी जुड़ सकते हैं, जैसे बर्मा, हिंद चीन के देश। जब वियतनाम ने पोल पोट सरकार गिराकर कंबोडिया में दखल दिया तो आसियान देशों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि कोई भी देश दूसरे देश में सेना ना भेजे, कंबोडिया को आज़ाद और शांतिपूर्ण बनाना चाहिए। निष्कर्ष ये हुआ कि आसियान का उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को मिलाकर शांति, सहयोग और सुरक्षा को बढ़ाना था, लेकिन साम्यवाद और पश्चिमी देशों के बीच खींचातानी ने इसे शुरुआतों में चुनौती दी। अब हम देखेंगे दक्षिण पूर्व एशिया में बड़ी शक्तियों की भूमिका। दक्षिण पूर्व एशिया जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ा है। इस क्षेत्र में बड़ी शक्तियाँ जैसे अमेरिका, चीन, रूस और जापान हमेशा किसी न किसी रूप में शामिल रही हैं। वे यहाँ के स्थानीय झगड़ों और राजनीति में दखल देती रही हैं। अब हम देखते हैं कि जो बड़ी शक्तियाँ हैं इस क्षेत्र में क्यों रुचि रखती हैं। तो यह क्षेत्र सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से तेल और नौसेना के जहाज फारस की खाड़ी से उत्तर पूर्व एशिया की ओर जाते हैं। सभी बड़ी ताकतें इस क्षेत्र के साथ अच्छे संबंध रखना चाहती हैं। आसियान की ताकत की बात करें तो आसियान को अब एक ऐसी शक्ति माना जाने लगा है जो इस क्षेत्र में शांति और अस्तित्व को ला सकती है। जैसे जैसे समय बीता, आसियान और हिंद चीन देश के आपसी रिश्तों में भी सुधार हुआ। अगर एक अहम मोड़ की बात करते हैं तो जुलाई 1991 में पहली बार आसियान सम्मेलन में चीन और सोवियत संघ को आधिकारिक रूप से बुलाया गया। यह दिखाता है कि आसियान अब सभी को साथ लेकर चलने की दिशा में बढ़ रहा है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि बड़ी शक्तियाँ अमेरिका, चीन, रूस और जापान दक्षिण पूर्व एशिया में अपने अपने कारणों से शामिल रही हैं। आसियान अब एक मजबूत संगठन बन गया है जो इस क्षेत्र में शांति और संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रहा है। शीत युद्ध के बाद आसियान की भूमिका की अगर बात की जाए तो शीत युद्ध के ख़त्म होते ही पूरी दुनिया में सत्ता संतुलन बदल गया। नई चुनौतियाँ उभर कर सामने आई। दक्षिण पूर्व एशिया को भी इसका असर झेलना पड़ा। अब इन देशों के सामने नई चुनौतियाँ थी, जैसे शांति बनाए रखना, आर्थिक स्थिरता लाना और बाहरी शक्तियों से संतुलित संबंध बनाना। इस समय क्षेत्रीय सहयोग की भावना बढ़ी, जिससे आसियान और हिंद चीन के देश के बीच भी नज़दीकी आई। आसियान की उपलब्धियों की बात करें तो आसियान ने लगभग 25 सालों तक लगातार काम करते हुए यह साबित कर दिया कि वह केवल एक औपचारिक संगठन नहीं है। इसने क्षेत्रीय संघर्षों की आशंका को कम किया और अपने सदस्य देशों के बीच आपसी समझ को मजबूत किया। इसका एक प्रमुख कारण है सर्वसम्मति नीति, यानी सभी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब हर सदस्य देश सहमत हो।
आसियान के सफलता के पीछे के कारण की बात करें तो सदस्य देशों के बीच गहरी आपसी समझ और सहयोग का होना, सभी देशों की समान सोच और दृष्टिकोण, राजनेता, व्यापारी, विद्वानों के बीच निजी संपर्क और विश्वास का बढ़ना, ये सभी आसियान की सफलता के पीछे के कारण हैं। अब हम आसियान की भूमिका की बात करें तो इसका विस्तार हुआ है। जब आसियान की स्थापना हुई थी तब इसका मकसद सिर्फ आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग था, लेकिन अब आसियान राजनीतिक और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी खुलकर बोलता और काम करता है, जैसे कंबोडिया संकट, वियतनाम चीन संबंध इत्यादि। यह बताता है कि आसियान एक परिपक्व संगठन बन चुका है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि आसियान ने बीते वर्षों में यह साबित किया है कि एकता, आपसी समझ और शांतिपूर्ण सहयोग से कोई भी क्षेत्र विकास की ओर बढ़ सकता है। अब यह सिर्फ एक व्यापारिक मंच नहीं, बल्कि एक राजनीतिक और कूटनीतिक शक्ति भी बन चुका है।